This conference will now be recorded. आर्या, ह्याचा आवाज काय येत नाही बघ. आता आवाज येत होता. लेक्चर चालू झालं. हा, हे पूर्ण कसं करायचं की असंच येते. नोटीसवर असेच असते. ठीक आहे, असंच आहे ना ते बघ. हा हा, त्यांचं ते स्क्रीनच आहे वाटतं. ती एवढीच आहे त्याची स्क्रीन. उठ उठ. अद्य शुक्रवासरः अथवा रघुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 11 जून 2021 नाडी परीक्षा वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे शंखं चक्रं जलधां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविकटचारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो विसमारब्धा मात्रेयाद्येषूदिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम केस पेपर का चौथा फॉर्म देख रहे हैं, चौथा पेज, और उसमें नाड़ी ये एक परीक्षण का मुद्दा था। तो मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो जो ज्ञान मैंने अशोक भट्ट वैद्य से पाया है वो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और फिर बाद में वैद्य राय जो मध्य प्रदेश में है और जिसका ज्ञान मुझे सुसाना ये चिले के एक्रेडिटेशन के द्वारा प्राप्त हुआ था वो मैं अंत में बताऊंगा।
बेसिकली इनका जो वर्णन है अशोक भट्ट सर का, तो थोड़ा सा वो किसी ग्रंथों में नहीं है। जो रावण कृत नाड़ी परीक्षा और कणाद कृत नाड़ी परीक्षा, ये जो ग्रंथ है छोटे से है, उसका और इनका कुछ संबंध नहीं है। और शायद इन्होंने इसका ज्ञान अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम श्रीपाद भट्ट इनसे लिया है। तो पुरुषोत्तम श्रीपाद भट्ट अब नहीं रहे, अशोक श्रीपाद भट्ट भी अभी नहीं रहे। हाँ, पुरुषोत्तम श्रीपाद भट्ट वेदांत में या अध्यात्म में काफी बड़े इस प्रकार के गुरु थे। उनकी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस थी। और अशोक भट्ट की शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस इस प्रकार की। तो मेरा संबंध उनसे ज्यादा नहीं आया, पुष्टि भट्ट से ज्यादा संबंध नहीं आया। क्योंकि मैं शुरू से ही केवल आयुर्वेद करना ऐसा ही सोच रहा था। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिया वो ऊंचे दर्जे के थे और संभवतः अशोक श्रीपाद भट्ट ने उनसे विद्या सीखी है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं सकता। तो इनका नाड़ी का देखने का एक अलग तरीका है, कठिन साम सूक्ष्म इस प्रकार से नाड़ी को पहचानते हैं। कि कहीं किसी ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन इस प्रकार का नहीं है। बेसिकली इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये जो तीन नाड़ियां योग में बताई जाती है। तो इड़ा वाम नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला जो है वो दक्षिण नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, और सुषुम्ना जो है वो बीच वाली होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अर्धधारी नटेश्वर में दाहिना अंग पुरुष का और बायां अंग जो है वो स्त्री का इस प्रकार का है। तो नाड़ी में उन्होंने इस पुरुष तत्व के लिए कठिन नाड़ी और जो स्त्री तत्व है उसके लिए स्थूल नाड़ी या साम नाड़ी, साम का और एक भी मतलब है, लेकिन स्थूल नाड़ी इस प्रकार का विभाजन किए। तो ये स्थूल नाड़ी क्या होती है? तो जरा बड़ी डोरी, जिसको हम सुतली इस प्रकार से कह सकते हैं, वो स्थूल नाड़ी इस प्रकार की कही जाती है। अब एक मेरे सामने ये छोटी सी है, ये एक्चुअली सुतली की जो है वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार की रहेगी। तो ये जो दिखाई देती है ये सुतली इस प्रकार की, और उसमें भी कठिन ये बात कहते थे। तो भी कोई भी छुरी रहती है तो उसका एक जो है वो धारदार इस प्रकार का है, और दूसरा जो छोर होता है उसके हम आसानी से अपने अंगुली घुमा सकते हैं, उसको वो कठिन इस प्रकार से कहते थे। और ये धारदार वाला जो है उसको सूक्ष्म या तीक्ष्ण इस प्रकार की नाड़ी कहते थे। तो एक समझने के लिए है। वैसे नाड़ी में कैसे देखा जाए ये एक अलग चीज रहेगी। और सूक्ष्म अगर ये छोटा दौरा हम लेते हैं, इससे बहुत ही छोटा, जो पुड़ियों को बांधने के लिए इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, वो अगर लेते हैं तो वो सूक्ष्म इस प्रकार के कहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म, बड़ा और छोटा, इसी प्रकार से ये थोड़ा सा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये केवल हमारे समझने के लिए है, और किसी ना किसी से तरीके से अगर हम उसको समझ पाएंगे तो ठीक है। ते छुरी के जो जिसको हम आसानी से स्पर्श कर सकते हैं, उस भाग का जो स्पर्श है वो कठिन नाड़ी है, और ये वात प्रकोप, खास करके अपानवायु का प्रकोप बताती है, ऐसा उनका कहना है। तो इस प्रकार का अगर स्पर्श है तो प्रायः मलावष्टम्भ, आत्मान, ये लक्षण होते रहते हैं। एक अहम चीज है कि यथा वीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रभाषते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रभाषते, ये एक प्रख्यात श्लोक है।
कि वीणागत तंत्री सभी रागों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार नाड़ी जो है वो सभी रोगों को प्रकाशित करती है। और ग्रंथों में रोगों की नाड़ियां दी गई है। लेकिन भट्ट परंपरा में हमने जो देखा है वो रोग नहीं, दोषों को ही देख पाते हैं और दोषों के आधार पर ही कुछ निदान इस प्रकार का करते हैं। उसके आधार पर लक्षणों को पूछते हैं और लक्षणों के आधार पर निदान होता है। ये एक महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट रोग का निदान कुछ रोगों में है, उनके कृमि वगैरह इस प्रकार के हैं, लेकिन बाकी सभी मानवों में दोषों का निदान करना और दोषों के आधार पर के लक्षणों से रोगी की परिस्थिति समझने की कोशिश करना, ये सिलसिला रहा है। तो ज्यादातर मरीज इस प्रकार के होते हैं कि कठिन नाड़ी होती है, अपान वायु का प्रकोप होता है, मलावष्टंभ होता रहता है और उसके जरिए आत्मान ये लक्षण दिखाई देता है, या पेट में गुरुता इस प्रकार की दिखाई देती है। तो ये बात अगर आप लोगों को बता देंगे कि हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है क्या, ये लक्षण है क्या, तो लोग बड़े खुश इस प्रकार के हो जाते हैं। तो इसमें अगर स्थूलत्व है, नाड़ी में कठिन है और स्थूल भी है इस प्रकार की, और गुरुत्व उसमें है, तो गुरुत्व ये महसूस करने की चीज है। स्थूल तो स्पर्श से हम जानेंगे, जैसे कि सुतली के बारे में मैंने कहा था, लेकिन गुरुत्व जो है वो हमें गुरु लगती है इस प्रकार से। तो ये वाम वाचु का निदर्शक इस प्रकार की है। और सामता गुरुत्व अगर उसमें है तो अमावस्था की द्योतक इस प्रकार की है। और इसमें उदर गौरव या प्रतिशय, कफ के लक्षण होना या काष्ठवास इस प्रकार के लक्षण होना, ये दिखाई देता है। विदेशों में जो मैंने तरीका अपनाया था, वो पहले मैं नाड़ी देखता था, फिर उदर परीक्षण करता था, उरक परीक्षण करता था, और फिर मैं बताता था कि मुझे क्या महसूस हो रहा है वो मैं बताऊंगा। उसमें एडिशन, डिलीशन और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं तो दे दो। और ज्यादातर लोगों में उनके सिम्टम्स कवर हो जाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती थी। और कुछ लक्षण अगर छूट गए हैं तो वो फिर बता देते थे ये भी लक्षण है। जनरली माइनर इस प्रकार के कुछ लक्षण है, बाल गिरते हैं या आंखों में कुछ प्रॉब्लम है इस प्रकार से वगैरह, वो तो मैंने कभी इस नाड़ी के जरिए सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। कॉन्स्टिपेशन, अम्लपित्त, तमकश्वास या फिर पृष्ठवंश से संबंधित कुछ गड़बड़ी, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और वैसे ऑस्कल्ट करेंगे तो भी फिर चेस्ट कंजेशन है या नहीं है वगैरह के बारे में जानकारी मिल सकती है। उदर परीक्षण में पेट में गौरव है तो हमारी पुष्टि हो जाती है कि बराबर नाड़ी गुरु स्थूल इस प्रकार की थी, तो पचन अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। भट्ट सर केवल नाड़ी ही देखते थे, वो उधर परीक्षण वगैरह नहीं करते थे। और आगे आगे उन्होंने वो भी छोड़ दिया था, केवल स्वर से नाड़ी पकड़ लेते थे। तो रुद्र बोल रहा है, वो रोग के बारे में कुछ ना बोले, लक्षणों के बारे में कुछ ना बोले, लेकिन नाम वगैरह इस प्रकार का कुछ हो, तो उसके आधार पर भी एक कठिन नाड़ी है, बात साम नाड़ी है, और इस प्रकार से करके बता देते थे कि ये लक्षण है तुम्हारे। और 70-85% तो लक्षण ठीक तरीके से आते थे, जो वो बताते वो सही निकलते इस प्रकार के। डावी बाजू उजवी बाजू कशी ठरवावी नाड़ी, कठिन नाड़ी है तो राइट, और साम नाड़ी या स्थूल नाड़ी है तो लेफ्ट, इस प्रकार का है। तो अभी उनकी परंपरा में दोनों हाथ की नाड़ियां देखी जाती थी सभी लोगों, चाहे मर्द हो या स्त्री हो, औरत हो।
बहुत सारे परंपराओं में पुरुषों की केवल दक्षिण नाड़ी और स्त्रियों की केवल वाम हस्त की नाड़ी देखी जाती है, उल्टा नहीं देखते हैं। लेकिन भट्ट की परंपरा में दोनों नाड़ियां देखते थे, तो मैं भी देखता हूँ इस प्रकार से। और दोनों नाड़ियों में अंतर भी आ सकता है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो अगर कठिन नाड़ी है तो दक्षिण अंग में कुछ गड़बड़ है। वो ऐसा करते थे कि समझो कि दंत शूल इस प्रकार का। अभी हमें तो पता नहीं है कि कौन सा दांत दुख रहा है। इस प्रकार नाड़ी पकड़ के वो बताते थे कि लेफ्ट अपर लास्ट सेकंड और समथिंग लाइक दैट, ये दांत पे दर्द है इस प्रकार से। तो रोगी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इनको कैसे पता चला कि यही दांत दुख रहा है इस प्रकार से। तो उसमें उनका लॉजिक थोड़ा सिंपल था। मैंडिबल जॉइंट जो है वो अनिसंधी, इसमें ऊपर वाला भाग फिक्स है और फिर जॉ जो है मैंडिबल वही ऊपर नीचे इस प्रकार का होता है। तो ये चल है। तो चल है यानी कि वातका है, वातका है यानी कि कठिन नाड़ी इस प्रकार। तो अगर कठिन नाड़ी है तो निचला हिस्सा चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, वो उसमें कहीं दर्द है इस प्रकार से। अब अपने ही दिमाग में ऐसा सोचना कि ये लाइट लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है। एक बार हमने कठिन है तो समझ लिया कि नीचे वाला है, साम है, स्थूल है तो ऊपर वाला। तो फिर मन में विचार करना कि लेफ्ट होगा या राइट होगा इस प्रकार से। तो अगर सामता आती है तो इसमें नाड़ी बदल जाती है। पहले कठिन नाड़ी हुई थी, बाद में अगर स्थूल नाड़ी इस प्रकार की हो गई तो समझ लेना है कि वाम का है। और उसमें भी अंतिम जो है बात है और शुरू में आगे में जो है कफ है, जैसे वही हो रात्रि भुगतान अंत्यंत मध्य अधिकार क्रमात्, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अंतिम वाले दांत है तो कठिन नाड़ी आएगी और पहले वाले है तो साम नाड़ी आएगी और बीच में पित्त की भी नाड़ी आ सकती है। बीच में नाड़ी है, साम कठिन दोनों है, तो बीच वाले कोई दांत इस प्रकार के दर्द कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जजमेंट का पार्ट है कि सही तरीके से बता पाना, ये थोड़ा सा जजमेंट इस प्रकार का पार्ट है। लेकिन वो बताते थे उसी प्रकार जन्मदिन भी बताते थे कि एक पूरे संवत्सर को अंत और आदि ऐसा और मध्य इस प्रकार से पकड़ के चैत्र से आरंभ करके फाल्गुन मास तक कौन सा मास होगा, ऐसा कुछ जजमेंट लेते थे। नाड़ी कठिन है, साम है, बीच वाली है, इस प्रकार से। फिर उसमें भी कौन सी तिथि होगी, कृष्ण पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष होगा, और फिर कौन सी तिथि होगी, या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी इस प्रकार से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से कुछ क्लासिफिकेशन करके बताते थे। और ये बड़ा अजीब लगता था उसका। वास्तव में रोगों से क्या संबंध है नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन दूसरे को विस्मयचकित करने के लिए ये बहुत बढ़िया इस प्रकार का है। मैंने ऐसे ही नाड़ी देखी थी और फिर मुझे लगा भाद्रपद है, चतुर्थी है, वगैरह वगैरह। तो मैंने तो पूछा कि आपका गणेश त्योहार का जो दिन है वो जन्म तारीख, जन्म तिथि है क्या? वो बड़े आश्चर्यचकित इस प्रकार के रहे। और गणेश चतुर्थी के दिन उनका जन्म हुआ था और इसलिए वो काफी फेमस इस प्रकार से रहा था कभी रिश्तेदारों में। तो इस प्रकार से ये जो लॉजिक है उसमें, एक तो कठिन है या आसान है, कठिन है तो दाहिनी बाजू और आसान है तो बाई बाजू, इस प्रकार से। अब इसी सूत्र को लेकर गर्भलिंग का अनुमान भी कर सकते हैं कि कठिन नाड़ी है तो
पुंगर्भ की संभावना ज्यादा है, साम नाड़ी है तो स्त्री गर्भ की संभावना है। अब मैं ऐसे करता था कि नाड़ी लिख के रखता था, मरीज को भी देता था लिख के, कभी 7वें 8वें महीने में रुग्ण आई है दिखाने के लिए, और उनको कहता था कि डिलीवरी के बाद ये खोलना। जैसे मैंने दूध नाड़ी का प्रयोग पीछे बताया था कि साइमन करके मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी लड़की प्रेग्नेंट थी, वो मेलबर्न से 1000 किलोमीटर दूरी पर थी, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं था। फिर भी मैंने साइमन की नाड़ी देखकर उसके लड़की के बारे में अनुमान बताया था, पूर्वानुमान, कि क्या हो सकेगा, वो लड़का है लड़की है, कब होगा वो, इस प्रकार से, और वो बिल्कुल सही आए। तो इसमें भी रविवार का दिन, ये छुट्टी का दिन ज्यादातर इस प्रकार का है। अभी यूएई में नाड़ी देखनी है तो शायद शुक्रवार का दिन छुट्टी का दिन है, ऐसा समझकर थोड़ा करना पड़ेगा। तो शनिवार रविवार सोमवार ये थोड़े से कफ के बाजू में जाने वाले हैं। मंगल बुध गुरु ये थोड़े से पित्त के बारे में जाने वाले हैं, और शुक्र शनि रवि, शुक्र शनि और कुछ हद तक रवि, लेकिन शुक्र शनि ज्यादा, ये वात के बारे में, इसके बारे में सोचना है। तो डिलीवरी कब होगी, कौन से दिन होगी, और फिर उसी प्रकार से दिन में सुबह से 6 से लेकर 10 तक कफ का काल, 10 से 2 तक पित्त का काल, और फिर वात का काल। रात में फिर इसी प्रकार का सिलसिला, शुरू में कफ और मध्य रात्रि में पित्त और उस समय वात। ऐसा सोचकर कहाँ पे ये करना है, कैसे जजमेंट लेना है, ये इस प्रकार से हो सकता है। कनिष्ठिका अंगुली मध्ये राईट लेफ्ट मध्ये परीक्षण करून मुलगा किंवा मुलगी अजून जे 3 पोर असतात त्यात जे नाडी मिळते आणि आहेत त्यांनी ट्रायमेस्टर कळतात। कनिष्ठिका अंगुली मध्ये राइट लेफ्ट मध्ये परीक्षण करून, ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन किससे अगर पढ़ा है या किससे अगर सीखा है तो एक बार शेअर करो। जे 3 पोर असतात ज्यामध्ये नाडी मिळते त्यांनी ट्रायमेस्टर कळतात। तर्जनीमध्ये आणि अनामिका या बोटांच्या स्पर्शानुसार वातपित्त कफ असे ठरवतात का? तसेच करांगुलीच्या स्पर्श नाडी स्पर्शावरून गर्भावस्था निदान करतात असे आहे। इसमें वो ऐसा मानते हैं कि अंगुष्ठ मूल को छोड़कर एक अंगुल कितना अंतर रखना है, और फिर यहाँ रेडियल पल्स देखनी है। ज्यादातर ये रेडियल पल्स लगती जो है वो वात और वातपित्त में लगती है, कफ में बहुत ही कम दिखती। अगर बहुत ही प्रेस करेंगे और इनको ढीला छोड़ेंगे तो कफ में थोड़ा मिल सकती है, नहीं तो अंगुष्ठ की तरफ जो हमारी अंगुली है वो वात को निर्देशित करते हैं, मध्यम अंगुली जो है वो पित्त को निर्देशित करती है, और शरीर के तरफ जो अंगुली है वो कफ का निर्देश करती है। अभी जो गति के बारे में ग्रंथों में बताया गया है कि सर्प गति, हंस गति और मंडूक गति, ये जो बातें बताई गई है वो मैंने कोशिश की है, मुझे पता नहीं चला है उसके बारे में। ये सर्प गति है वात का निर्देश करने वाली, इस प्रकार की है वगैरह। हंस गति कफ का और मंडूक गति पित्त का। तो मैंने कोशिश की थी इसके बारे में जानकारी पाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं था इस प्रकार से। और अशोक भट्ट सर की नाड़ी परीक्षा में तो ये नहीं था।
इस प्रकार के हंस गति वगैरह इसके बारे में कोई निर्देश नहीं था। और वो दोष का प्राधान्य समझने के लिए आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। यहाँ पे कठिन और साम इनके जरिए दोष का प्राधान्य वाता और कफ इस प्रकार से निर्धारित होता है। तो इसी प्रकार की विचार पद्धति से आप किसी भी बारे में सोचना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि आप भली भांति कुछ बता सकेंगे। अगर कोई चीज खोई गई है और नाड़ी कठिन है तो ये बोलते हैं कि संभावना बहुत कम है, और नाड़ी साम है तो पाने की संभावना है। इस प्रकार से फिर दिशाओं के बारे में भी इस प्रकार से सोच सकते हैं, कौन सी दिशा में इस प्रकार का होगा। दक्षिण जो बताई गई है वो दक्षिण नाम से ही वो दाई बाजू इस प्रकार की बताई जाती है। सूर्य सूरज की तरफ खड़े रहेंगे और दाहिना हाथ जिस दिशा में जाता है वो दक्षिण दिशा है। हाँ। तो कठिन नाड़ी है तो दक्षिण है, वाम नाड़ी है तो उत्तर है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से इस बीच में कुछ नाड़ी है तो पूर्व या पश्चिम हो सकती है। तो इसके आधार पर कहाँ होगी, अगर वस्तु गुम कहीं है कहीं पे तो कहाँ होगी इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसका मेडिकल से कुछ संबंध नहीं। वेत्ता ही वैद्यम अन्यथा विनत्ति, इसके आधार पर ये इस प्रकार का जिक्र चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में अगर पता चले तो ये बात सही इस प्रकार की है। और एक बात निश्चित है कि रोगी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर ये इंप्रेशन काम कर देता है। अगर हमें बाकी दूसरे तरीके से निदान नहीं हुआ, हमारी चिकित्सा भी ज्यादा अच्छी नहीं रही, तो भी केवल नाड़ी से विस्मयचकित होकर उसका जो विश्वास हम संपादन करते हैं उसी से आगे काम हो जाता है, क्योंकि ये एक खास बात है आयुर्वेद। तो अगर इस तरीके से देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे, गर्भावस्था का निदान सामावस्था से होता है। अगर हम गर्भिणी अवस्था है या नहीं इस विचार से नाड़ी देखते हैं और सामावस्था प्रतीत होती है तो संभवतः गर्भिणी अवस्था है। और ये मैंने देखा भी है। अब ये 41 बरस की औरत आई थी, मेंसेस वैसे भी बहुत ही इरेगुलर थे, उसका एक 18 बरस का लड़का है, और 6 महीने के बाद, बरस के बाद मेंसेस आते थे। हाँ, एक दफा मुझे आई, मेरे पास आई और मैंने नाड़ी देखी और मैंने पूछा कि मेंसेस कब हुए हैं, वो बोले 3 महीने हो गए। तो मैंने कहा कि एक बार सोनोग्राफी करवा लो। तो उसने ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया, और 1 महीने के बाद दवरुत निर्माण होने लगे। तो फिर से मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि तुम सोनोग्राफी करो भाई। सोनोग्राफी में पता चला कि 4 महीने का गर्भ है। अब 41 उम्र, पहला लड़का 18 बरस का है, और फिर इस प्रकार की नौबत आ गई। फिर काफी बहस हुई, टर्मिनेट करना है नहीं करना है, और सभी ने इनकार किया कि 4 महीने हो चुके हैं तो टर्मिनेट नहीं करना। तो फिर आगे डिलीवरी हुई, लड़का हुआ इस प्रकार से। तो कहने के तात्पर्य अर्थ ये है कि नाड़ी के जरिए इस प्रकार से हो सकता है। और दूसरा भी, जो मैंने, मेरे पास पीसीओडी की मरीज रहे हैं, तो उनने भी मेंसेस रिलेट रहते हैं, और फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं गर्भधारणा है, तो मैंने फिर सोनोग्राफी करने का बताया। सोनोग्राफी में पता चला कि गर्भावस्था है, और फिर आगे उसका जो है तो किया गया। काही कार्डियक पेशंटमध्ये नाडीगती वाढलेली असते ती कोणत्या प्रकारची समजेल? ये हमारी द्रुतगति के हिसाब से वायु का प्रकोप इस प्रकार का ही रहेगा, और उसी को ध्यान में
रखते हुए हाँ, आगे कैसे सोचना है ये सोचना पड़ेगा। लेकिन टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया या एलोपैथी में ज्यादा जिक्र इसके बारे में है। और फिर उनका एक उसके लिए अलग निर्देश है कि ऐसा है तो क्या करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैं हृदरोग का निदान ज्यादातर करता हूँ ऑस्कल्टेशन से करता हूँ। और ऑस्कल्टेशन मुझे अगर अगर मुझे कोई गड़बड़ी लगी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलती है क्या ये पूछता हूँ। हाँ में जवाब आया तो फिर आगे होमोसिस्टीन, लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब करवाने के लिए कहता हूँ, और ज्यादा ही दिक्कत है तो ईसीजी करवाने के लिए कहता हूँ। और फिर हृदरोग अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो एक अलग माहौल इस प्रकार का होता है। लेकिन नाड़ी के आधार पर मैंने ज्यादा प्रयास नहीं किया है हृदरोग के बारे में सोचने के लिए। ये ऑस्कल्टेशंस के जरिए ज्यादा समझ में आता है। और ठीक है, किसी न किसी तरीके से हमें समझ में आना चाहिए, यही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये कठिन और साम, ये का वात और कफ, इन दो दोषों के बारे में जिक्र करने वाली नाड़ी इस प्रकार की है। और दोनों नाड़ियां हो सकती है, कठिन भी है और साम भी है। तो सामावस्था भी है और अपान का प्रकोप भी है। ये ज्यादातर बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। मैं जब नाड़ी लिखता हूँ तो कठिन साम इस प्रकार के, और इसमें साम कठिन या कठिन साम ये थोड़ा अंतर रखता हूँ। ज्यादा क्या है, कठिन है या साम? तो साम ज्यादा है तो साम कठिन लिखता हूँ, जब ज्यादा कठिन है तो कठिन साम इस प्रकार के लिखता हूँ। और ये मासिक रजस्राव सुरू होण्यापूर्वी किंवा सुरू असताना नाडीमध्ये काय बदल आढळतात? मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया है। वात की गति बढ़नी चाहिए और कठिन नाड़ी होनी चाहिए, ऐसा है। लेकिन थोड़ा सोचकर इसके बारे में बता सकते हैं, और थोड़ा अभ्यास करने से इसके बारे में पता चलेगा कि प्रवृत्ति चालू है नहीं है इस प्रकार से, या शुरू होने वाली है। कई औरतों में मैंने ये बताया है कि नाड़ी में सामता है तो जल्दी नाड़ी आने की संभावना नहीं है, चाहे दोनों में भी हो गए हो, पीसीओडी की पेशेंट है। और कठिन नाड़ी है तो चांसेस है कि मेंसेस 1-2 दिन में आ जाएंगे वगैरह। और फिर वार को भी देखना है कौन सा वार है। तो अगर शुक्रवार शनिवार इस प्रकार का है तो स्राव होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। ये सापेक्ष है, नहीं तो सभी ऋतु प्रवृत्तियां केवल शुक्रवार शनिवार ही होगी, ऐसा तो नहीं है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना है। और दूसरी अहम चीज है कि हमारे मन में जो विचार है उसके अनुसार नाड़ी बदलेगी। रोगी के मन में जो विचार है उसके अनुसार भी नाड़ी बदलती है, इसलिए दूत नाड़ी हो सकती है। कि अगर दूत रोगी के बारे में सोचता है तो रोगी की नाड़ी उसके हाथ में लग जाती है, इसलिए दूत नाड़ी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हम जिस प्रकार से, अभी मैं पहले मैंडिबल में प्रॉब्लम है, वहां का दांत दुख रहा है या ऊपर वाला दांत दुख रहा है, ये मुझे सोचना है। मैंने नाड़ी कठिन पाई तो हाँ ठीक है, नीचे वाला है। अब उसमें लेफ्ट है राइट है, तो फिर से मैं सोचूंगा हाँ कौन सी है इस प्रकार से, कौन सी बाजू होगी। उसमें सामता आई तो वाम बाजू है इस प्रकार से। फिर उसमें कौन सा दांत होगा, तो उसमें कठिनता आई तो पिछले वाला जो दांत है वो ज्यादा दर्द कर रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अपने विचारों से मैं उसमें परिवर्तन ला सकता हूँ, नाड़ी में परिवर्तन ला सकता हूँ। और फिर उस क्षण में जो नाड़ी मिलेगी उसके आधार पर ये बताना इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये परीक्षण के आधार पर बार बार करने से इसके बारे में जानकारी होगी। इसके लिए तपस्या चाहिए, अभ्यास चाहिए, ये सबसे अहम है। आज शुरू किया कि लग फिर तुरंत ये असर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो होगा।
और उदर परीक्षण वैसे आसान है थोड़ा सा, और खाली पेट करना ही इतना ही उसमें महत्वपूर्ण है। और फिर इसमें गौरव आत्मान वगैरह ये बातें दिखती है तो थोड़ा सा आसान होता है कि हाँ नहीं, बच्चन अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बारे में, वायु का प्रकोप है, मलावष्टम्भ है, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो शुरू में ये कोरिलेशन देखने की कोशिश करो कि नाड़ी में गुरुता है, कठिन साम नाड़ी है, और उदर परीक्षण भी भारी है, और गुरुत्व महसूस हो रहा है, आत्मान महसूस हो रहा है, इस प्रकार। तो वैद्य के विचारों से परसेप्शन में फर्क क्यों और कैसे होता होगा? ऐसा है कि देखने वाला जिस प्रकार से देखता है उस प्रकार से उसका ज्ञान होता है। मानाधीना मेय सिद्धि, इस प्रकार से बताया जाता है। मेय जो है वो मान के अधीन है। अभी जो व्यक्ति उसको देख रहा है, जो व्यक्ति नाड़ी महसूस कर रहा है, वो किस उद्देश्य से नाड़ी को देख रहा है, इसके आधार पर उसका देखने का तरीका अलग इस प्रकार का होता है, उसका होने वाला ज्ञान अलग अलग इस प्रकार का होता है। तो ये करके देखो, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। वही नाड़ी बदल जाती है, आप सोच में बदलाव लाते हैं तो वही नाड़ी बदल जाती है। और मुझे ये देखना है, ऐसे करके अगर करेंगे तो वही नाड़ी सामने आएगी। जैसे द्रोणाचार्य ने सभी छात्रों को कहा था कि वो जो पंछी है उसके आँख का छेद करना है, क्या क्या दिखता है। तो सभी ने सभी का वर्णन किया जो भी दिख रहा था। सिर्फ अर्जुन ने कहा कि मुझे भी वही आँख दिखती है, तो उसका कुछ नहीं है। तो फिर उसको बाण छोड़ने की अनुमति दे दी। उसी प्रकार हम क्या देखना चाहते हैं, हमारी ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है। इनमें अभी ऐसा किया जाता है कि बाहर से प्रकाश किरण अंदर जाते हैं, प्रतिमा निर्माण होती है, फिर बिंदु द्वारा एनालिसिस इसका होता है इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में अगर देखा जाए तो हम सोचते हैं कि मुझे ये देखना है, मुझे सुनना है, और फिर आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियं वर्तेन तथा ज्ञानम, इस प्रकार से। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। गुरुनाड़ी आणि सामनाड़ी मध्ये फरक कसा समजा? गुरुनाड़ी सामनाड़ी है, स्थूल नाड़ी और सामनाड़ी में फर्क क्या करेंगे? तो गुरुत्व नहीं है तो स्थूल ही है, सिर्फ कफ की निदर्शक है। और साम है उसमें तो साम कफ इस प्रकार का है, सामावस्था और कफ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है गुरु नारायण। हाँ, तो गुरुत्व ये फील करने की बात है, अपने उंगलियों से ये गुरु है और ये लघु है, इस प्रकार से स्पर्श को जानने का प्रयास करना। तो ये करके करके ही होगा, ऐसे नहीं। इड़ा पंगिलाशी नाड़ी परीक्षा संबंध जोड़ता ये इनका हो सकता है। हाँ, अभी ऐसा है, जो दक्षिण नाड़ी है वो पुरुष की जो तक इस प्रकार की है, और वो सूर्य नाड़ी बताई जाती है। और पिंगला जो, सॉरी, और इड़ा जो है, ये पिंगला की बात हुई, और इड़ा जो है वो राम नाड़ी है, चंद्र की नाड़ी बताई जाती है। इसमें अगर शरीर में उष्णता बढ़ी हो तो चंद्र नाड़ी को उत्तेजित करना है और सूर्य नाड़ी को थोड़ा आश्वस्त करना है। और उल्टी, अगर शरीर में ठंडापन बढ़ गया हो तो सूर्य नाड़ी को उत्तेजना देनी है, और चांद्र नाड़ी को थोड़ा शांत रखना है। एक मैंने किस्सा सुना था भावसार सर से, कि भावसार सर, वैद्यनानंद सर, बाबूनानंद और कोई दूसरे एक दो वैद्य एक प्रवास कर रहे थे, बम्बई जा रहे थे पुणे से डेक्कन के लिए। और पीछे एक छोटा बच्चा था और तेज बुखार था उसको। हाथ लगाते ही पता चल रहा था कि बहुत ही बुखार है। अब ये प्रवास कर रहे हैं, साथ में कुछ साधन नहीं है, औषध कुछ भी नहीं है,
तो तेज बुखार था, तो वो सब उसके माता पिता बहुत त्रस्त हुए थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो भावसार सर ने बताया कि आप दाहिनी नाड़ी बंद करो नाक, और केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी से ही उसको सांस लेने दो, देना छोड़ना। और ये नानल वगैरह सर भी वहीं पे थे। वो करने से उसकी उष्णता कम हुई, बुखार थोड़ा कम हो गया। तो ये प्रैक्टिकल है। अब मुझे मालूम है, और तेज बुखार में मैंने भी उसके बाद में इसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये कर सकते हैं अगर इस प्रकार की स्थिति है। तो चंद्र नाड़ी या चंद्र, दाएं बाएं, दाहिने से बाएं नाक से लेना और दाहिने से छोड़ना, और यही प्रक्रिया करते रहना। अनुलोम विलोम में एक से लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना, ऐसा करते हैं। तो ये बैलेंस करने वाला है। लेकिन अगर हम चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहते हैं तो बाएं से ही लेना, बाएं से ही छोड़ना, या बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर उष्णता बढ़ानी है तो सूर्यभेदी प्राणायाम इस प्रकार का कर सकते हैं। उदरातील विविध अवयवानुसार विविध बोटांवरती स्पर्श संवेदना होता आणि निदानास मदत होते, असे वैद्य लाडसर सांगतात। मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी है, पल्स वाली जो है वो काफी बड़ी है, और उनका अंग्रेजी भी अच्छा है इस प्रकार से। तो काफी ये इम्प्रेसिव इस प्रकार की है। तो अगर कोई चाहते हैं तो उसके आधार पर कुछ सीखने की कोशिश करे। वो एक अलग ही माहौल इस प्रकार का है। जब पुणे में थे ताराकन अस्पताल में, तो मैंने कभी देखा नहीं था उनको नाड़ी के आधार पर कुछ निदान करते हुए इस प्रकार से। मैं सेकंड ईयर में था तो वो थे, और हमारी क्लिनिक्स उन्होंने ले ली है। उसी समय या रॉबर्ट सोबुड़ा मेरे साथ में था। वो जैसे वापस गया तो लाड सर भी चले गए, और फिर वहां अल्बुकर्क में उन्होंने अपनी एक इंस्टीट्यूट बनाई। और अमेरिका में लोग उनको बहुत मानते हैं, इसके बारे में संदेह नहीं है। उनके काफी टीवी चैनल्स पर व्याख्यान हुए हैं, और वो काफी इम्प्रेसिव इस प्रकार के। तो आहे, ओके। तो वो देखो, अगर नाड़ी परीक्षण के बारे में यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स है, तो वो देखो। आप हो सके तो फॉलो करने की कोशिश करो, देखो उसके आधार पर कुछ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भेदभाव बिल्कुल अन्यथा नहीं है। हम भी इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, अलगता से विचार कर सकते हैं, और सफलता भी पा सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि सफलता नहीं पाई है। एक अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ त्रिदोष सिद्धांत तो ये बहुत ही बेसिक सिद्धांत है, और उसके जरिए सभी रोगों तक पहुंच सकते हैं। दोषाय वही सर्वेषां रोगाणां एक कारणम्, यथा पक्षी परिपतन करत सर्वं भुक्त्यः छायामत्येति नाभ्ययां यथा वक्त्रं ततः विकारजातं विभुं त्रिगुणां नातिवर्तते, तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं किं दोषां। ये जो बात बताई गई है, तो उसके आधार पर हम जरूर सभी रोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये एक अहम बात इस प्रकार की, अगर हम नाड़ी में दोष को भली भांति पकड़ पाते हैं, तो फिर ये बड़ी चीज इस प्रकार की रहेगी। अरे हाँ, कुछ बड़ी चीज इस प्रकार की होगी। और उसके आधार पर हम लोगों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है
कि इसमें अगर हम कौशल्य पाने की कोशिश करेंगे तो कौशल्य पा सकते हैं, ये संदेह नहीं है। फिर बाद में मैं जैसे कोलटकर सर के पास जाने लगा और ये केस टेकिंग वगैरह सब हुआ, उस वेळा का ना कापूस होताना फरक पड़त होता। इडा पिंगला से कुछ संबंध नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर कुछ स्राव वगैरह आ रहा है तो ये कॉटन रखना ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो शायद कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रहेगा। योगी लोग जो कुबड़ियां प्रयोग में लाते हैं उसका संबंध इडा पिंगला से है। वो अपनी नाड़ी को बदल सकते हैं। अगर समझो वाम नाड़ी चल रही है और उसको चेंज करनी है तो बाह्य कुक्षी में क्रचेस रखते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, दाहिनी शुरू हो जाती है। उल्टा एक मैंने सुना था। और दूसरा पूंसवन के बारे में, अब तक कंसेप्शन से पूर्व अगर ये सम विषम दिवस का पालन कर रहे हैं तो एक संभावना होती है उचित संतति प्राप्ति। लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया, प्रेगनेंसी हो गई और फिर हमारे पास दूसरे महीने में आ गए। तो शास्त्रों के अनुसार पूंसवन कर सकते हैं, चाहे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। उसमें एक बात ऐसी है कि करीबन 85-90% तक यश मिलता है, लेकिन फिर भी 10-15% में नहीं होता है सक्सेस। तो मैं शुरू से ही बताता हूँ कि इसका इतना रिजल्ट है, आपको अगर एक्सेप्टेड है तो ही करो। जैसे कि पुरुष गर्भ की कामना कर रही है और स्त्री गर्भ हुआ, तो मैं कहता हूँ कि कभी भी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, परीक्षण भी करना नहीं है। एक बार पूंसवन कर दिया बस, डिलीवरी के बाद में सोचेंगे। और फिर जो भी है वो आनंद से एक्सेप्ट करना है। तो ये तैयारी है तो ही करते हैं, और मरीज हमारे विश्वास में होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में काफी बहस है। इसको अंधश्रद्धा कह के इसके खिलाफ कदम उठाना वगैरह वगैरह ये सब चल रहा है। आमच्या ग्रंथात असं वर्णन आहे, नाहीतरी करायचं असतं तर त्याच्या नव्यानेच करायचं असतं. आम्ही असं सांगितलं, तुम्ही बघा. बराबर है। वैसे तो वही कहेंगे कि हमारे ग्रंथ के अनुसार ये है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी तकलीफ हो सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो इस प्रकार का रहना है। तो मैं सोच रहा था कि बलि पुरुषकारो ही दैवम प्रतिवर्तते, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अगर पुरुषकार बलवान है तो दैव को भी हरा देता है इस प्रकार से। तो ये अपयश क्यों आता है, फेलियर क्यों आता है? तो मैंने थोड़ी पूछताछ की तो योग के लोगों ने बताया कि जब आप दाहिने या बाएं नाक में डालते हैं उस समय वो नाड़ी चालू होनी चाहिए, चालू रेखा होनी चाहिए। अगर वो किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक है, दूसरे नाड़ी से, दूसरे नाक से श्वासोश्वास हो रहा है, तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा।
ये बीज जैसे जब भूमि अच्छी नहीं है तो बीज उगेगा नहीं, उसी प्रकार ये स्थिति है। अब ये कैसे समझेंगे कि कौन सी नाड़ी चालू है? तो हाथ अंगुलियां नासा के सामने रखकर कौन सी नाड़ी चालू है ये देखना, और अगर वो चालू नहीं है तो उस साइड में लेटना, तो ये शुरू होती है, ऐसा उनका कहना है। और फिर दवा डालना ये शुरू होने के बाद, ये एक मुझे वहां पे पता चला था। डीएनएस असेल तर एका बाजूचे श्वास प्रायः अधिक घेतला जातो, यामुळे औष्ण्य शैत्य वाढत असेल का? पॉसिबल है। तो डीएनएस अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, नस्य से ठीक होता है, ऑपरेशन की जरूरत करनी पड़ती है, जैसे ऐसा नहीं है, और ऑपरेशन करने से भी फिर से बिगड़ता है। जो बेटर ऑप्शन है कि लगातार नस्य करते रहेंगे, तो डीएनएस ठीक होता है। और ये भी दातार गुरु जी के हिसाब से औष्ण्य ज्यादा है और वाम नासा पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, ऐसी है, तो परिपाटी काढ़ा वगैरह देना एक ठीक है, लेकिन नस्य करने के लिए भी बताना ये भी अच्छा रहेगा। उन्होंने है आयुर्वेदात प्रजास्थापनेसाठी देखील आहे, केवळ पुरुष स्त्री गर्भ अस्तित्व सर्वांसाठीच आहे असे नाही, त्यामुळे सर्वांमध्ये पुंसवन विधी हा करायलाच हवा। ये लेकिन सेंसिटिव इशू है। पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदन ये बताया गया है, नासया से नवापीतम वटशुंकाष्टकम तथा इस प्रकार से। तो ऐसा लक्ष्मणानंदम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदन नासया से नवापीतम वटशुंकाष्टकम तथा, तो स्थिति प्रद भी है। और लोग पागल होते हैं, सिर्फ हमें विशिष्ट चाहिए, गर्भ विशिष्ट लिंग चाहिए इसके लिए, वो बाकी कुछ सोचते नहीं है। तो फिर ये मलशुद्धीनंतर किती वेळाने नाड़ी पहावी, ये तो ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मरीज आते हैं वो 9-10 बच्चों के बाद नहीं आते हैं, और संभवतः मतलब प्रवर्तन सुबह ही हो जाता है, तो मालूम नहीं, इसके बारे में देखा नहीं है, सोचा नहीं है। इफ नाड़ी palpable on ulnar side is to be considered as भूत और वचा नाड़ी, how do we understand this? इसके दो अर्थ हो सकते हैं। ये जो अल्नर नाड़ी इस प्रकार की है, ये पूर्वोत्पन्न व्याधियों के बारे में भी बताती है, ऐसा कुछ कहना है कि पहले बचपन में टाइफाइड हुआ था या फिर कामला हुई थी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर भट्ट वैद्य के अनुसार वो कालावधि कौन सा है ये भी थोड़ा बता सकते हैं कि इतने बरस में ये हुआ था वगैरह। इसका एक दूसरा तरीके से प्रयोग कर सकेंगे, शायद अंदर नाड़ी देखने की जरूरत है या नहीं है। जिन रोगों का संबंध गर्भावस्था से होता है उनमें किस महीने में कुछ हुआ था ये पूछताछ करते हैं, और कई दफा वो बता नहीं पाते क्योंकि मरीज हमारे पास काफी देर में आया, इस प्रकार की भी होता है, या उसकी माँ साथ में आई ही नहीं है, ये भी बहुत पॉसिबल है। तो फिर नाड़ी के अनुसार कौन सा मंत्र हो सकता है ये थोड़ा सा देखेंगे, और फिर उसके अनुसार कुछ दवाइयाँ उस महीने की दे देंगे, तो ये हो सकता है। डावी नाकपुडी अंगठा दाबून बंद करून उजव्या बाजूने श्वास उच्छ्वास जोरात करायला लावून उजवी चालू होईल झाली की पुंसवन करतो। ओके, सर असे करत, ओके, तो ठीक है। शंखनाडी लागत असेल तर कोणते निदान असू शकते? इसके बारे में मुझे तो कोई अनुभव नहीं है शंखनाडी,
लेकिन पल्सेशंस कभी कभी दिखती है। हाँ, मैं बात कर रहा था अल्लर नाड़ी की। तो ये भूत नाड़ी, वचा नाड़ी इस प्रकार की भी कही जाती है, लेकिन बीच में जो नाड़ी है, जो टेंडन्स के बीच में कभी कभी नाड़ी लगती है, वो भूत नाड़ी या वचा नाड़ी कही जाती है। और अगर वो स्पष्ट रूप से लगती है या उसका बल ज्यादा है, तो इसके बारे में जरूर सोचना है कि कुछ गड़बड़ आदि दैविक इस प्रकार की है, और पूरी पूछताछ करनी है। श्राद्ध पक्ष के बारे में कोई इंसिडेंस इस प्रकार का है क्या, कि जहाँ पे ग्रह बाधा, भूत बाधा इस प्रकार की हो गई। लेकिन अल्लर नाड़ी से इसी प्रकार का होता है ऐसा नहीं बता सकते। थोड़ा पूर्वोत्पन्न व्याधि से के बारे में भी जिक्र होता है, लेकिन बीच वाली जो नाड़ी है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। और शंख नाड़ी तो मैंने देखी है कुछ मरीजों में, लेकिन ज्यादा जिक्र उसके बारे में नहीं किया है। तो ये सर कोलटकर सर का अच्छा है कि भाई नाकपुड़ी बंद करके फिर अगर पुंसवन करना है तो दाहिनी जब चालू हो जाए तब उसमें से करना, ये बेहतर ऑप्शन है। एक बार डीएनएस है या नहीं ये देख लेना। डीएनएस की चिकित्सा करवाना, जैसे कि ये नस्य करना है, इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा पॉलिप्स है, अर्श है, तो फिर अर्श की चिकित्सा करना। ताप्यादि लोह मैं प्रयोग में लाता हूँ, या सूरन वटक, इस प्रकार से नासार्श के, नासार्श समझ लो। और फिर जब ये ठीक हो जाए तो ये नस या पुंसवन वगैरह इस प्रकार से करना, ये थोड़ा सा कर सकते हैं। सूक्ष्म नाड़ी, ये बिल्कुल पतला दौरा जो होता है उस प्रकार की होती है, और ये प्राणवह स्रोतस कटी पृष्ठ इन अवयवों की निदर्शक इस प्रकार की है। भृंग नाड़ी, मध्य नाड़ी, मध्ये लागणारी पितृदोष, अल्नर नाड़ी, वचा नाड़ी, ग्रह बाधा सर असे समजा। तो ठीक है, भृंग नाड़ी या वचा नाड़ी, ये भृंग का एक अजीब किस्सा है। भट्ट सर सभी पुड़ियों में गंधक डालते थे, शुद्ध गंधक बहुत कम मात्रा में होता था, और उसकी शुद्धि भृंगराज सोरस में करते। वैसे गंधक की शुद्धि दूध और घी में भी है। तो इसमें हर पुड़ी में, जितनी भी बार पुड़ियां होंगी, उस सभी पुड़ी में ये कॉमन रहता था। तो मैंने पूछा कि ये क्यों देते हैं आप? तो बोले कि भृंगराज का प्रयोग श्राद्ध और पक्ष में होता रहता है, और इस प्रकार से अगर पितृदोष से संबंध है तो भृंग का प्रयोग करना है, और इसलिए सभी में डालते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भृंग नाड़ी, मध्य लागणारी नाड़ी, पितृदोष, अंदर नाड़ी, वचा नाड़ी, ग्रह वाला। तो मैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखता हूँ। तो मेरा मंतव्य है कि अगर इस प्रकार से करना है, तो जिन मरीजों में हमें लगता है कि नहीं ये पितृव्य दोष है, श्राद्ध पक्ष के जरिए, श्राद्ध पक्ष घर में हो नहीं रहे हो, तो भृंग का प्रयोग इसमें करना है या ज्यादा बेहतर। परंतु अल्लर नाड़ी ही तर सर्वांमध्येच लागत असते, वही बात है। इसलिए उसके आधार पर ये सोचने की कोशिश करेंगे कि पूर्वोत्पन्न व्याधि से कुछ संबंध है क्या, चाहे टाइफाइड हो, कामला हो, अम्लपित्त हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, उससे कुछ संबंध है क्या, ये थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। कृमि नाड़ी के मैं अगले बार बताऊंगा, वो एक अलग नाड़ी है। परंतु अल्लर, हाँ, तो ये सभी में पाई जाती है, और फिर उसके आधार पर ग्रह बाधा इस प्रकार का निश्चय करना थोड़ा सा मालूम नहीं
कंफ्यूज करने वाला इस प्रकार का रहेगा। फिर भी अगर ये बलवान है तो उसके बारे में कुछ सोचना है, अगर बलवान नहीं है तो ज्यादा जिक्र उसके बारे में नहीं करना है ये। और बाकी भी माहौल देखो किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर ग्रह बाधा है या नहीं है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल यही सिलसिला चालू रहेगा। और अगर कल पूरा नहीं हुआ तो फिर अगले गुरुवार को भी चालू रखेंगे, देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। अंगुष्ठ मुलापाशी मुलापाशी भवनाडी पाहतात, भावनाडी, ये मालूम है भावनाडी से क्या मतलब है? बरेच रुग्णात एका हातात वचानाडी लागते व दुसऱ्या हातात लागत नाही, काय विचार करावा? तारतम्य से देखो कि उसका विचार करना है नहीं करना है इस प्रकार से। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि दिशामः।